दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। ये हमारा जो वीडियो है ये एक रिवीजन वीडियो की तौर पे है। इसमें हम सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन वीडियो। इसके पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 1 to 24 तक हम कवर कर चुके हैं इसके पहले के वीडियोज़ में। आज बात करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारा कंप्लीट वीडियो फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए तथा लाइक और कमेंट कीजिए। देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स ये भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स के बारे में तो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स जो कि 6 हैं। फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो विदेशी व्यक्तियों और भारतीय दोनों को प्राप्त हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो फंडामेंटल राइट्स हमें देता कौन है? अगर इसके बारे में हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति का जन्म होता है तो ये सारे राइट्स उसको, अगर वो भारत में पैदा होता है तो ये सारे अधिकार उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में इनका जिक्र क्यों किया गया है, तो भारतीय संविधान में ये आर्टिकल्स एक्चुअली में इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये इतने ज़्यादा मौलिक हैं कि इनके बिना व्यक्ति का जीवन जो है मनुष्यवत नहीं रह जाता है। तो आर्टिकल जो दिए गए हैं 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स, इनकी भारतीय संविधान में गारंटी दी गई है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का राज्य के द्वारा वायलेशन नहीं किया जाएगा। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। हम अपने पिछले वीडियोज़ में इसको डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स पहला है राइट टू इक्वलिटी। दूसरा अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें जो कि हमारा राइट टू फ्रीडम की बात करता है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अगर हम आर्टिकल 14 से 18 की बात करें जिसमें हम इक्वलिटी की बात करते हैं, अभी इसके एक एक आर्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। दूसरा जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि अभी हमने बताया कि आर्टिकल जो कि 14 से 18 फंडामेंटल राइट्स इक्वलिटी की बात करता है। दूसरा है फ्रीडम की बात करता है 19 से 22। इसका बाद जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 23 एंड 24, ये बात करता है हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। तो अभी हम एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय को दिए गए हैं, भारतीय व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19 एंड 29 एंड 30 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही दिए गए हैं। अब बात करते हैं, देख लेते हैं, एक एक आर्टिकल पे चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 12 के बारे में तो आर्टिकल 12 जो कि राज्य को परिभाषित करता है, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 13 में बताया गया है विधियों के बारे में। विधियाँ क्या हैं? विधियों से ही यहाँ पे इसमें एक सिद्धांत निकल के आता है जो कि जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। तो इसका जिक्र अनुच्छेद 13 में हमने अपने पिछले वीडियो में भी किया है। क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है इसलिए हम इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 जो है ये जनरल इक्विटी की बात करता है। आर्टिकल 14 जो कि कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
के बारे में बात करता है। तो ये हमारा आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 15 जो है इसमें 5 क्लाज हैं। हम अपने पिछले वीडियो में आर्टिकल 15 में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा आर्टिकल 15 पे सेपरेट वीडियो स्वास्थ्य अकेडमी के चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। आर्टिकल 15 में इन ग्राउंड्स पे राज्य के द्वारा निषेध किया गया कि आप राज्य क्या करेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 15 के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे 15(3) है जो कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करता है, यानी महिलाओं और बच्चों को ये विशेष प्रावधान की बात करता है। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि रोजगार के विषय में अवसर की समता के बारे में बात करता है। इस पर भी हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे आर्टिकल 16 का सेपरेट वीडियो है उसको देख सकते हैं। आर्टिकल 17 जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के बारे में बात करता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अस्पृश्यता के अंत की यानी कि रेडिकेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 जो है ये एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है, यानी कि उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल 18 पे भी हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, आर्टिकल 19। अगर हम आर्टिकल 19 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19 जो है हमारा ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के दौरान जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। जानते हैं अनुच्छेद 19 क्या है, जो कि हमारा एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें बेसिकली 6 तरीके की जो है स्वतंत्रताओं की बात की गई है और इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि हमें मना करते हैं कि उन्हें ध्यान में देते हुए हम इस 6 तरीके की स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। इसी में आपके जो प्रेस की स्वतंत्रता भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन यानी कि इसी में इसका वर्णन 19(1)(a) में किया गया है। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप बिना शस्त्रों के कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। इसके कुछ ग्राउंड्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 में दी गई है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन यानी कि संघ बना सकते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि सहकारी समितियां भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आएंगी। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया यानी कि आप भारत के क्षेत्र में आबाद रूप से संचरण का आपको अधिकार दिया गया है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप भारत में कहीं पे भी बस सकते हैं, आपको कहीं पे भी बसने की स्वतंत्रता दी गई है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड, आप किसी भी बिजनेस को चुन सकते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो ये सारे राइट्स जो हैं हमें आर्टिकल 19 से प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखिए। आर्टिकल 19 पे भी हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप वहाँ से हमारे आर्टिकल 19 के वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 19 तो हो गया आपका, अब आर्टिकल 20 आता है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, देख लेते हैं। ये बात करता है बेसिकली अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20 जो कि बात करता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की। इसमें आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ये कि आपको संरक्षण दिया जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज से, दोहरे दंड से और अपने विरुद्ध गवाही से। आर्टिकल 20 पे भी एक सेपरेट वीडियो है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आर्टिकल 20 अगर आपसे पूछा जाता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 20 में फंडामेंटल राइट्स है जो 19 से 22 में आता है, राइट टू फ्रीडम में आता है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 21 जैसा कि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स में अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करें तो हमारा आर्टिकल 21 होगा, जो कि बात करता है
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक अधिकार से सिर्फ वंचित कब किया जाएगा जब कि संसद कोई क्या करेगी, विधि बनाएगी। बिना विधि के ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इस पर हमने बहुत डिटेल में 2 वीडियोज़ बनाए हैं आर्टिकल 21 पे। आप ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ इसको देख सकते हैं। आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, ये भी हमारा आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। आर्टिकल 21 के बाद आता है आर्टिकल 21A। 21A में राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 ये भी राइट टू फ्रीडम का ही पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 to 22 ये राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। तो आर्टिकल 22 जो है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। इसमें भी आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार दिया गया, आपको अभ्यावेदन देने का अधिकार। अगर आपको कोई व्यक्ति आपको किसी पुलिस अथॉरिटी के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं तो आपको अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होता है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार होता है। इस पर भी हमने डिटेल में चर्चा की है आर्टिकल 22 पे भी। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 23 और 24 के बारे में, तो जो कि हमारा आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 23 मानव के व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध की बात की गई है अनुच्छेद 23 में, जो कि कहता है मनुष्य के किसी भी प्रकार के का व्यापार नहीं किया जाएगा, और बॉन्डेड लेबर की भी बात की गई है। आर्टिकल 24 बात करता है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध की बात करता है कि बच्चों को हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे भी खतरनाक जगहें हैं वहाँ पे उन्हें काम करने से रोका जाए। तो आर्टिकल 23 और 24 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करें भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 25 से 28 है, ये राइट टू एजुकेशन के बारे आर्टिकल 25 से 28 जो है ये बात करते हैं किस बारे में, ये 25 जो है अनुच्छेद बात करता है अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं। 25 से 28 देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या बात करता है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। अनुच्छेद 25 में आपको 3 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। किस अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, राइट टू प्रोफेस की स्वतंत्रता दी गई है, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 25 के बारे में बात की गई है। अगर हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा रिवीजन वीडियो है, जो कभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम आर्टिकल 25 से 28 पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बेसिकली ये वीडियो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि UPPCS और UPRO के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो कि फंडामेंटल राइट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आर्टिकल 26 के बारे में अगर हम बात करें तो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर आप किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो आपको क्या है, फ्रीडम है। इसके ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स आप याद रखिएगा, ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी जाते हैं। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, आप कोई भी काम करते हैं, रिलीजियस काम करते हैं, आप उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर है। सदाचार यानी कि मोरालिटी का ध्यान में रखना है आपको, और स्वास्थ्य, ये 3 ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 26 के। अगर हम बात करें आर्टिकल 27 के बारे में तो आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोटिंग ऑफ अ रिलीजन, यानी कि अगर हम वन वर्ड में बात करें तो ये नो रिलीजियस टैक्स की बात करता है। मतलब धार्मिक चीज़ों के लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये बात करता है। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जब कभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 28 बात करता है नो रिलीजियस एजुकेशन के बारे में, मतलब कोई भी धार्मिक जो राज्य रीत से पोषित संस्थाएं हैं वहाँ पे किसी एक विशेष धर्म पे क्या किया जाएगा, जोर नहीं दिया जाएगा, कोई भी जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये आर्टिकल 28 की बात करता है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 25 से 28 तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 25 से
28 के अंदर दिया गया है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 29 के बारे में, आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। उनको कौन कौन से अधिकार होंगे, उनको अल्पसंख्यकों को अपनी लैंग्वेज यानी कि भाषा, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि और कल्चर यानी कि संस्कृत को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होता है। इन्हें किन ग्राउंड्स पे रोका नहीं जाएगा, यानी कि धर्म, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और मूल वंश, भाषा और मूल वंश, धर्म, जाति, भाषा और मूल वंश के आधार पर इन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जाएगा, जो कि आर्टिकल 29 के बारे में बात करता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 30 के बारे में, तो ये बात करता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में बात करता है। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन देती हैं, उन्हें भी आर्टिकल 30 के अंदर संरक्षण वो भी प्राप्त कर सकती हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि हमने अभी डिस्कस किया आर्टिकल 12 से 30 तक। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 31 के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि आर्टिकल 31 जो था संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करता था, जो कि अब निरसित हो चुका है। आर्टिकल 31 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे आर्टिकल 31 क्या है, 31A ये संपदा आदि के अर्जन यानी कि एक्विजिशन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्याख्या करता है। इसे 31A क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि 31A को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अगर हम बात करें 31B को, तो ये बात करता है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण की बात करता है, इसे भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 31C के बारे में, जो कि कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में यानी कि सेविंग्स के बारे में बात करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 31C को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो आपका उत्तर होगा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से आर्टिकल 31C को जोड़ा गया था। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा 31A और 31B को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 31C को 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के माध्यम से जोड़ा गया था। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 32 के बारे में कि 32 क्या है, 12 से 31 तक तो हो गया। अब आया अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अम्बेडकर साहब से रिलेटेड कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसे भारतीय संविधान के भाग 3 का जो है हृदय एवं आत्मा किसने कहा है? ये डॉक्टर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 है क्या बेसिकली, ये बात करता है फंडामेंटल राइट्स की उपचारों के बारे में। उपचार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है, संवैधानिक उपचार है। इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। कब? जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो अनुच्छेद सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी बनाने के लिए हमें अनुच्छेद 32 को फंडामेंटल राइट्स बनाना जरूरी था। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा है। अम्बेडकर के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 32 जो है ये हृदय एवं आत्मा है। अगर वैसे हम संविधान के हृदय एवं आत्मा की बात करें तो वो प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को कहा गया है, लेकिन अम्बेडकर साहब के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 32 को कहा गया। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 32 हो गया। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए अनुच्छेद 33 क्या है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये 12 से 35 तक दिए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 33 क्या है? तो अनुच्छेद जो 33 है ये रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस में कौन कौन से आएंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जितने भी फोर्सेस हैं वे किसमें आएंगे? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत क्या किया गया है? इनको रिस्ट्रिक्शन किया गया है। अब हम अगर बात करें अनुच्छेद 34 के बारे में, तो आर्टिकल 34 क्या है?
आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 35 क्या करता है? अनुच्छेद 35 संसद को पावर देता है कि वो भाग 3 के लिए, भाग 3 को लागू करने के लिए, भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए क्या करे? विधान करे। यानी कि पार्लियामेंट को पावर की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 35 में संसद को पावर दी गई है कि वो भाग 3 को लागू करने के लिए क्या करे? विधियां बना सकती है। अगर हम बात करें, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर कैसा है, तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। ये राज्य को कुछ करने के लिए मना करते हैं कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। कैसे हैं? सकारात्मक प्रवृत्ति के। और फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? ये निगेटिव नेचर के हैं। तो दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी जो है सकारात्मक नेचर के हैं और फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? निगेटिव नेचर के हैं। फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये हमारा एक कंप्लीट वीडियो था आर्टिकल 12 से 35 यानी कि फंडामेंटल राइट्स का। इसमें एक चीज़ अभी रह जा रही है, ये है रिट्स, जो कि अनुच्छेद 32 में दी गई है। अनुच्छेद 32 में 5 तरीके की रिट्स दी गई हैं। हाइबेस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस है, कोवारंटा है, प्रोविजन है और सरसे है। ये 5 तरीके की रिट्स हैं जो कि हम अलग सेपरेट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारा रिवीजन वीडियो है फंडामेंटल राइट्स का, ये पसंद आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। अगर इससे जानकारी से जो जानकारी आपको दी गई है, अगर कोई भी आपको आर्टिकल में डाउट है तो दिया कमेंट करिए। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।